हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विपिन जिंदल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फील मैथमेटिक्स। जैसा कि हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, 6 चैप्टर्स कर चुके हैं इंडियन नेवी एयरफोर्स के लिए। जो भी नए व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, जो भी नए व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं, वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी हम यहाँ पे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, उसकी बात हम कर रहे हैं, जिसमें हम 6 टॉपिक्स की बात करने वाले हैं। उसका फर्स्ट टॉपिक चल रहा है पॉइंट, जिसके 2 पार्ट कर चुके हैं, आज थर्ड पार्ट में करवा रहा हूँ। तो देखो आगे कल हमने जो बात की थी क्वाड्रिलेटरल तक हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। अभी नेक्स्ट बात हो रही है, मैंने कल कहा था कि क्वाड्रिलेटरल में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, और वो कॉन्सेप्ट होता है फॉर द केस ऑफ पैरेललोग्राम। तो अगर मैं पैरेललोग्राम की बात करता हूँ, तो पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज जो है, उस समांतर चतुर्भुज में अपन एक बात तो कर चुके हैं कि इस समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स जो है इक्वल होती है और डायगोनल्स जो है वो इक्वल नहीं होते। ये बात हमने की है। ये जो थर्ड बात है वो ध्यान सुनना कि कोई सा भी अगर पैरेललोग्राम है, सपोज करो ये कोई पैरेललोग्राम है अपना, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ABCD इस तरह से, तो पैरेललोग्राम जो होता है उस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल तो नहीं होते हैं, बट ये जो डायगोनल्स होंगे वो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि जहाँ पे भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वहां पे ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। यानी कि ये भी आधा आधा हो जाएगा और ये भी आधा आधा हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं ये कह सकता हूँ, देखो इस जगह से कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस AC का भी मिड पॉइंट होगा और यही पॉइंट BD का भी मिड पॉइंट होगा। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं, देखो लिख लेना कहीं पे भी एक छोटा सा पॉइंट, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स या बाइसेक्ट ईच अदर। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। हिंदी वाले लिखना, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यहाँ से देखो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछते हैं, देखो कैसे पूछते हैं कि मैं इस तरह से कोई अपने को क्वेश्चन देंगे लैंग्वेज फॉर्म में कि ABCD आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, और ABCD मुझे इस तरह से दे रखे कोऑर्डिनेट फॉर्म में 2 3, यहाँ लिख दूं मैं, देखो AB, यहाँ लिख दूं मैं 6 5, और यहाँ पे ले लो कुछ भी अपना 4 3, इस तरह से मैंने लिख दिया है। तो हमने कहा गया देखो कि 4 3 है, इसको 4 5 ले लो। हमसे कहा गया कि ABCD आर ऑपोजिट वर्टिसेस, सॉरी आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, किसी समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो A व B का मान ज्ञात करो। अब देखो कुछ भी क्वेश्चन में लिखा गया है, अगर मुझे ये कॉन्सेप्ट पता नहीं है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, तो फिर अपन इस क्वेश्चन को शायद अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट थोड़ा सा बात है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। स्ट्रेट लाइन पे भी इस पे बेस्ट क्वेश्चन बन जाता है, तो देखना एक बार। अपने को पता है कि इसके डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट करने वाले हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करने वाले हैं। तो समद्विभाजित करेंगे तो क्या होगा, देखो इस जगह से अपन ले सकते हैं इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट कॉन्साइड करेंगे। तो इसका मिड पॉइंट अगर मैं निकालता हूँ, मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। यही अपना कॉन्सेप्ट लगाना है। AC का मिड पॉइंट निकालोगे, क्या करना है, x1 प्लस x2 अपॉन 2। मिड पॉइंट के लिए 1:1 रहेगा, m:1, n का वैल्यू m और n की वैल्यू 1 1 हो जाएगी। तो अपन लिख सकते हैं, देखो x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। तो 6 प्लस 2/2, 6 प्लस 2/2, 5 प्लस 3/2, ये जो है इक्वल होगा यहाँ से a प्लस 4/2, a प्लस 4/2, b प्लस 5/2, b प्लस 5/2। तो देखो क्या हो जाएगा ये तो अपना पॉइंट आ गया है, 6 प्लस 2 4, 5 प्लस 3/2 का मतलब हो गया अगेन 4, तो ये मिड पॉइंट हो गया अपना 4, तो ये मिड पॉइंट ही AC का भी होगा। तो मैं दोनों को इक्वेट कर लूँ, मैं इसको इसके इक्वेट कर देता हूँ। क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4/2, b प्लस 5/2। अब बहुत ईजी, देखो निकाल सकते हो सोल्व करके। a प्लस 4/2 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, देखो ये 2 4 8, ये -4 होगा तो 4 आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू 4। सिमिलरली b प्लस 5/2 इज इक्वल टू 4, तो ये हो गया, देखो 2 4 8 -5 3, तो b की वैल्यू हो गई 3। तो पॉइंट हो गया अपना 4, 3, a, b की वैल्यू आ जाएगी 4, 3।
देखो इसी को मैं ऐसे भी कर सकते हैं, आगे ध्यान रखना ये बहुत जगह काम आएगा अपना, सर्कल में सब जगह पे काम में आता है। ये मिड पॉइंट में यहाँ से ऐसे इक्वेट नहीं करता, अपने को तो क्वेश्चन करना होता है वहाँ पे, कोई ऐसा नहीं है कि अपन शो करना है अपने को। तो देखो 4,4 पहले मैं डायरेक्टली ऐसे करता, 6 + 2/2 इज 4, 3 + 5/2 इज 4, तो 4,4 मिड पॉइंट आ जाता। अब मिड पॉइंट है अपने पास और एक एंड अपने पास है। जब भी सेकंड एंड निकालना होगा तो तुम्हें क्या करना है, यही चीज बता रहा हूँ मैं, अपन थोड़ा सा इससे टाइम कम लगेगा, एक स्टेप कम होगी, अपने को लिखना नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करोगे, हमेशा ये जो मिड पॉइंट होता है उसका डबल करके उस वाले वर्टेक्स को माइनस कर दो। यानी कि मैंने क्या किया, इसको डबल किया, 4 का डबल 8, 8 - 4 इज 4, ऐसे ही 4 का डबल इज 8, 8 - 5 इज 3, तो सेकंड एंड आ जाएगा 4,3। तो अपने वही लिखना नहीं पड़ेगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तो फिर आगे देखते हैं एक बार। देखो आगे नेक्स्ट, अभी हमने हालांकि पढ़ी नहीं है स्ट्रेट लाइन, बट मैं इस पे वैसे एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ तुम कि इफ b 3,5 and d 5,5 ऐसे लिख दिया मैंने, आर vertices of rectangle ABCD and A and C lies on line y is equal to 2x plus k, 5k। हिंदी वाले सुनना देखो बात एक बार, यदि B तथा D किसी आयत ABCD के शीर्ष हैं तथा A व C रेखा y बराबर 2x plus k पर स्थित है तो k का मान ज्ञात करना है। तथा A व C रेखा y बराबर 2x plus k पर स्थित है तो k का मान हमें फाइंड करना है। तो देखो एक बार सीधी सी बात है, देखो पहले तो मैं रेक्टेंगल बना लूं ऐसे, सॉरी ये कोई रेक्टेंगल है एबीसीडी अपना, ए के वर्टेक्स ए और सी अपने पास है नहीं, और बी और डी उन्होंने दे रखा है, बी और डी। तो बी हो गया अपना, देखो यहाँ से 3,5, यहाँ पे अपोजिट वर्टेक्स भी लिखा होता है लाइनिंग में, वो अपन वैसे भी समझ जाएंगे कि अपोजिट वर्टेक्स ही होने, ऑब्वियस सी बात है बी और डी एक साथ तो होगा नहीं, ऐसे ही बनाते हैं एबीसीडी अपन। देखो आगे डी जो होगा, डी हो गया अपना 5,5, और हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो ए सी है, ए और सी किसी लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस k पर है, y इज इक्वल टू 2x प्लस k पर स्थित है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो ये जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल इज आल्सो पैरेललोग्राम। एवरी पैरेललोग्राम मतलब पैरेललोग्राम इज नॉट अ रेक्टेंगल, बट अपन कह सकते हैं एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। हर रेक्टेंगल जो है वो पैरेललोग्राम होता है। तो इसके लिए भी वही बात होगी कि इसके डायगोनल्स जो है वो इंटरसेक्ट करेंगे और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे। तो सीधी सी बात है, इसका जो मिड पॉइंट होगा वही इसका मिड पॉइंट होगा, दोनों के मिड पॉइंट कॉन्साइड करेंगे। तो मैं इसका मिड पॉइंट निकाल लूं, इसका मिड पॉइंट हो गया 5 + 3/2 इज 4, 5 + 5/2 इज 5, 4,5। ये जो 4,5 मिड पॉइंट आया, इससे ये जो लाइन है ऐसी, यानी कि ये जो अपने को दे रखी लाइन वो भी पास करेगी, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। मैं सेटिस्फाई करवा के k की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं इसको सेटिस्फाई करवा रहा हूँ पॉइंट को। यहाँ y की जगह रखा 5 इज इक्वल टू, y की वैल्यू रखी 5 इज इक्वल टू 2 × x, 2 × 4 8, 2 × 4 8 हो गया प्लस k, तो k की वैल्यू आ गई अपनी -3, k विल बी इक्वल टू -3। ध्यान रखना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं जनरली यहाँ से। एक देखो इसमें यहां से अपन बात करते हैं फाइंड सेंट्रोइड। सेंट्रोइड को हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। फाइंड सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय पॉइंट्स, और पॉइंट्स में लिख रहा हूं 0,1, 2,3 और 5,4। इनसे ये तीनों पॉइंट्स दे रखे हैं। इन तीनों पॉइंट से बनने वाले त्रिभुज का
अपने को केंद्र फाइंड करना है। केंद्र क्या? सेंट्रोइड। पहले तो शॉर्ट एंड स्वीट बात करूंगी है कि ये कोई ट्राइंगल बना दिया मैंने रैंडमली, यहाँ पॉइंट ले लिया 0,1, यहाँ पॉइंट ले लेता हूँ मैं 2,3 और यहाँ मैंने पॉइंट ले लिया है 5,4। ये जो ट्राइंगल बन रहा है इस ट्राइंगल का अपने को सेंट्रोइड फाइंड करना है कि सेंट्रोइड क्या होगा इस ट्राइंगल का। तो देखो इसका सेंट्रोइड निकालने के लिए पहली बात सुनना भी मैं बता दूंगा, पहले तो तुम सेंट्रोइड का ध्यान रखोगे। सेंट्रोइड इज रिप्रेजेंटेड विद जी, ये जी जो है इसको डिनोट करता है सेंट्रोइड को। और सेंट्रोइड फाइंड करने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला जो है डायरेक्टली देख लो एक बार। पहले सुन लेना ABC, अगर ये ट्राइंगल है इसमें सेंट्रोइड जी क्या होता है वो एक बार सुन लेना, क्योंकि कभी कभार ये स्टेटमेंट में या अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, कहीं भी जरूरत पड़ जाए। जी जो होता है वो इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियंस होता है। ट्राइंगल की 3 माध्यिका होती है, मीडियन होती है, जो इस शीट से डालें सामने वाली साइड पे और इस सामने वाली साइड को ये आधा आधा कर दे। तो ये ध्यान रखोगे कि ये तीनों मीडियंस का जो है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो जी होता है। ये अपने को देखो इसके उससे मतलब नहीं है, बस जी कैसे निकालते हैं वो ध्यान रखना। जी होता है अपना x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3, y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाय 3। ये सबसे इजी। कुछ बहुत सारे सेंटर्स होंगे, जैसे सेंट्रोइड है, वैसे इन सेंटर है, वैसे सरकम सेंटर है, वैसे एक्स सेंटर है। इस तरह से अपन बात करते हैं। एक ऑर्थो सेंटर भी होता है, लंब केंद्र। ऐसे बहुत सारे केंद्र होते हैं, मैं क्वेश्चंस करवा दूंगा कहाँ से किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है वो ध्यान रखना। पहली बात तो अपने को यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि ट्राइंगल की तीनों मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेंट्रोइड होता है। तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु केंद्र कहलाता है। केंद्र निकालना है अपने को, निर्देशांक निकालना है, तो अपन ये वाली चीज यूज करेंगे। सेकंड बात, ये जो सेंट्रोइड होता है ये सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। और 2:1 में इस तरह से करेगा कि वर्टेक्स से सेंट्रोइड तक की डिस्टेंस सेंट्रोइड से साइड तक की डिस्टेंस की डबल होती है। वर्टेक्स से सेंट्रोइड तक की डिस्टेंस डबल होगी साइड की डिस्टेंस से। वर्टेक्स से सेंट्रोइड तक की डिस्टेंस डबल होगी सेंट्रोइड से साइड तक की डिस्टेंस की। तो ये 2:1 में इस तरह से डिवाइड करता है। तो ये भी ध्यान रखना है, इसको डायग्राम को नोट करोगे। उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं। x1 + x2 + x3 0 + 2 + 5 0 + 2 + 5 डिवाइडेड बाय 3, y1 + y2 + y3 1 + 3 + 4 1 + 3 + 4 डिवाइडेड बाय 3। देखो जी निकालोगे, जी हो जाएगा 7/3, 1 + 3 + 4 8/3। ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे सेंट्रोइड के 7/3, 8/3। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इस पूरे का, नोट कर लो यहाँ, तो फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट जो भी। देखो आगे नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन। ये ऐसे ही जैसे सेंट्रोइड होता है वैसे ही एक लंब केंद्र होता है, ऑर्थो सेंटर। जैसे सेंट्रोइड होता है सेम वैसे ही क्या होता है, ऑर्थो सेंटर। बात समझना देखो एक बार। ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र क्या होता है वो पहले मैं बता देता हूँ एक बार। लंब केंद्र या ऑर्थो सेंटर, पहली बात तो इसको कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। बड़े वाले ओ से ऑर्थो सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्थो सेंटर सुनना अच्छे से, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी। ऑर्थो सेंटर होता है कि मैं अगर एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे एक अल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूँ, अल्टीट्यूड या शीर्ष लंब। शीर्ष लंब का मतलब होता है कि इस सिरे से मैंने सामने वाली साइड पे एक लंब डाला है। फर्क है, लंब संधिभाजक नहीं बोल रहा हूँ मैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं बोल रहे। ये यहाँ आके केवल 90 डिग्री एंगल बनाना चाहिए। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ये इसको आधा आधा करता है या नहीं करता है। आधा करे तो भी ठीक है, नहीं करे तो भी ठीक है। मैं केवल इंटरेस्टेड हूँ इसके यहाँ पे आके 90 बनाने से। एक वर्टेक्स मैंने इससे यहाँ से ड्रॉ किया है, ये 90 बना है। वैसे एक वर्टेक्स मैंने यहाँ से ड्रॉ किया है इस तरह से, तो ये भी यहाँ आके क्या बना है 90 डिग्री एंगल। तो अगर ऐसा होता है कि तीनों 90 डिग्री एंगल्स बनाते हैं और यहाँ पे ये जिस जगह पे इंटरसेक्ट करते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र। इसी को कहा जाता है लंब केंद्र। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे जैसे सेंट्रोइड में हमने लिखा है वैसे यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं होता है कि अपन डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लें। तो क्या होता है देखो, वो थोड़ा सा लेंथी मेथड हो जाएगा। और उस तरह से अगर मैं करता हूँ, सपोज करो ये तीनों वर्टेक्स अपने को दे रखे हैं, लाइक x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ये न्यूमेरिकल फॉर्म में दे रखे हैं अपने को।
और अपने से कहा गया फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल। तो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि पहली बात तो मैं बता दूं कि फॉर इक्विलैटरल ट्राइंगल, अभी लास्ट में बात करेंगे अपन, कोई सा भी समबाहु त्रिभुज जो होता है, समबाहु त्रिभुज या इक्विलैटरल ट्राइंगल जो होता है, उस इक्विलैटरल ट्राइंगल में सारे सेंटर्स एक ही पॉइंट पे होते हैं। इन इक्विलैटरल, पहले लिखवा देता हूं मैं, इन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑल सेंटर्स, और सेंटर्स कौन कौन से हैं, सेंट्रोइड है, इन सेंटर है, सर्कम सेंटर है, ऑर्थो सेंटर है। चार ही सेंटर्स की बात करेंगे, एक सेंटर नहीं पूछा जाता है, वो केवल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल अपने चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री में, वहां पे उससे भी रिलेटेड केवल फॉर्मूला बेस्ड बात होती है, तो अपन वहां पे करेंगे। फिलहाल अभी चार ही सेंटर पढ़ रहे हैं, इनको ही ध्यान रखना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात यही है, इनसे आएगा बनेगा तो एक सेंटर तक नहीं जाता। इन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑल सेंटर्स कोइंसाइड्स समबाहु त्रिभुज में सभी केंद्र समपाती होते हैं। यानी कि मैं सेंट्रोइड निकाल लूं, केंद्रक निकाल लूं, चाहे मैं इन सेंटर निकाल लूं, चाहे मैं ऑर्थो सेंटर निकाल लूं, चाहे मैं कोई सा भी सेंटर निकाल लूं, सब जो है एक ही होंगे, सबके आंसर जो है सेम रहेंगे। तो क्या होता है कि एक शॉर्ट ट्रिक जैसे काम करता है अपना, ये प्योर पॉइंट जो है कि कोई ट्राइंगल इस तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन में कि ट्राइंगल दे दिया, सपोज करो मैंने क्या कहा है कि इसका अप्रोच बहुत लेंथी है, तो अगर मुझे पता चल गया कि जो ट्राइंगल दे रखा है, ये वाले क्वेश्चन में जैसा कोई अपने को वर्टेक्स दे नहीं रखे हैं जिसमें वर्टेक्स दे के पूछा गया है, तो अगर वर्टेक्स दे रखा है और अपने को पता चल जाता है कि ट्राइंगल जो है इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो उस केस में समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो मैं डायरेक्टली ऑर्थो सेंटर भी अगर मुझे निकालना है तो भी मैं जी निकाल दूंगा सेंट्रोइड, और अगर मुझे इन सेंटर निकालना है तो भी मैं जी ही निकाल दूंगा, और अगर मुझे सर्कम सेंटर निकालना है, एस से डिनोट करते हैं, तो भी मैं जी ही निकाल दूंगा, क्योंकि जी निकालना ये बहुत इजी पड़ता है, सबसे ज्यादा इजी सेंट्रोइड फाइंड करना होता है, तो जी निकाल लिया जाता है। एक सेकंड बात स्पेशली जो यहाँ होती है वो ये होती है, देखो, फॉर ऑर्थो सेंटर इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में, इन राइट एंगल ट्राइंगल मैं बना रहा हूं, अब लिखेंगे नहीं, यहाँ डायरेक्ट समझ लेना। राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है उसमें ऑर्थो सेंटर हमेशा यही होता है जहां 90 डिग्री बनता है। जो भी वर्टेक्स होगा, जिस वर्टेक्स पे 90 डिग्री एंगल फॉर्मेशन हो रही होगी, जहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, वही जो है ऑर्थो सेंटर। ये भी अगेन ये शॉर्ट ट्रिक की जैसे ही काम करेगा, ये पॉइंट जो है अपने को बस केवल ट्राइंगल को आइडेंटिफाई करना होगा कि ये ट्राइंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल है क्या। अगर है तो अपन उस वर्टेक्स पे ही कह देंगे जिस वर्टेक्स पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म होगा, तो जहां पे 90 डिग्री एंगल होगा वही कोऑर्डिनेट्स ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होने वाले हैं। तो ये ध्यान रखोगे, इन दोनों को नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन में बताता हूँ किस तरह से अपन इसको अप्लाई करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और बुक्स में पढ़ोगे डायरेक्टली तो शायद समझ में नहीं आए, तो एक बार थोड़ा सा ध्यान से समझो। अपने एनडी के लिए और नेवी में, एयरफोर्स में डायरेक्टली सवाल पूछते हैं, इन पे बेस भी पूछा जाएगा, लेंथी वाला तुमसे नहीं पूछेंगे, मैं बता रहा हूँ भी लेंथी अप्रोच कैसे होती है। पहले एक बार स्क्रीनशॉट लो इसमें, देखो आगे मैं उसी को इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं अपन। ये तीनों लाइंस दे रखी है अपने क्वेश्चन में, इनसे जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है उस ट्राइंगल का अपने को ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है। तो उसके लिए देखो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है, तो मैं ट्राइंगल बनाऊं। पहले कैसे बन रहा है, x इक्वल टू 0 इज y एक्सिस, y एक्सिस की इक्वेशन सब जानते हैं अपन, देखो पढ़ा है अपन ने लेवल क्लास में इतना सब, कि x इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ y एक्सिस होती है। सिमिलरली y इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, x एक्सिस के लिए लिखते हैं अपन y इक्वल टू 0। दो लाइंस ड्रॉ हो गई, थर्ड लाइन है x प्लस y इक्वल टू 1। छोटी क्लासेस में किया है, अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहता हूँ तो देखो पॉइंट्स निकालते हैं। मैं x एक्सिस वाला पॉइंट निकालूं, x एक्सिस वाला पॉइंट निकालने के लिए इक्वेशन में y क्या हो जाएगा 0, तो y अगर 0 हुआ तो ये पॉइंट आ गया अपना 1,0। सिमिलरली y एक्सिस वाला पॉइंट निकालना है, तो y एक्सिस पे x क्या होगा 0, तो x 0 हुआ तो ये पॉइंट हो गया 0,1, इस तरह से। तो ये एक लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ, ये तीसरी लाइन जो है, सॉरी ये तीसरी लाइन हो गई अपनी x प्लस वाई इक्वल टू 1। इससे जो ये ट्राइंगल फॉर्मेशन हो रही है, इस ट्राइंगल का अपने को ऑर्थो सेंटर बताना है। अब देखो ये अपना ओरिजिन होता है 0,0,
और हमें ये भी पता है कि दोनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होगी। तो अपन इस वाली थ्योरी से ये जो कॉन्सेप्ट हमने लिखा है इससे कह सकते हैं कि यहीं पे जो है ऑर्थो सेंटर भी होगा ट्राइंगल का। तो ऑर्थो सेंटर अगर यहाँ है तो मैं डायरेक्टली आंसर दूंगा ऑर्थो सेंटर विल बी एट 0,0। तो ये आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। देखो नेक्स्ट मैं जो कह रहा था कि अपने को कैसे अगर मान लो ट्राइंगल जो है ना तो इक्विलेटरल है और ना ही वो जो है राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों ही केस नहीं बन पा रहे, तो ये बहुत कम चांसेस है पूछा जाएगा। तो मोस्टली ये एनडीए में पूछा जा सकता है, ये अपने नेवी एयरफोर्स में नहीं पूछा जाएगा। तो इसमें भी मैं तुम्हें एक ट्रिक बता रहा हूँ कि इस तरह का अगर सिक्स सीन बनता है कि सपोज करो मैंने यहाँ लिख दिया 1,2, यहाँ लिख दिया 3,4, यहाँ लिख देता हूँ मैं रैंडमली 5,6 और अपने को इसका ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है। एक बार शॉर्ट में सुन लेना, देखो कि इन तीनों का ऑर्थो सेंटर कहाँ पे होगा। अपन थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि ये जो है तीनों परपेंडिकुलर होंगे यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास ऑब्जेक्टिव पैटर्न है तो ABCD मेरे को दे रखा होगा, यहाँ से ऑप्शन दे रखे होंगे। मैंने चूज किया फर्स्ट ऑप्शन और फर्स्ट ऑप्शन में सपोज करो लिखा हुआ था 1, या 3,5 ऐसे लिखा हुआ था कुछ भी। तो यहाँ मैंने 3,5 ले लिया कि ये अगर आंसर है तो मेरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये जो लाइन आ रही है ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो परपेंडिकुलर होने के लिए इसका स्लोप m1 और इसका स्लोप m2 अगर मैं मानता हूँ तो आगे पढ़ा होगा 11th क्लास में और अभी मैं पढ़ाऊंगा भी सही आगे लाइंस में, m1 m2 परपेंडिकुलर लाइंस के लिए क्या होता है -1 के बराबर। तो अपन चेक कर सकते हैं, बात समझ लो, एक में समझ लो बाकी समझ में आ जाएगा कि अगर इन दोनों का स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के बराबर आता है तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। और अपने पास इतना टाइम नहीं होता कि अपन सारे चेक करके देखें, अपन एक ही कंडीशन चेक कर लेंगे उसमें आंसर आ जाएगा अपना। तो मैंने चेक किया, सबसे पहले m1 निकाल लूँ y2 - y1 x2 - x1। ऐसे इसका स्लोप निकाल सकते हो y2 - y1 x2 - x1। दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आता है अगर तो ये ऑप्शन सही है, और अगर नहीं आता है तो मैं इसको छोड़ के सेकंड वाले ऑप्शन पे आ जाऊंगा, फिर थर्ड पे आ जाऊंगा, फिर फोर्थ पे आ जाऊंगा। तो इतना सा अपने को करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव अप्रोच से करते हैं और अगर पूरा करते हो तो इसको h कोमा के मान लिया जाता है। h कोमा के मानोगे तो एक इक्वेशन आ जाएगी, फिर एक इक्वेशन ऐसे बना लेंगे, दोनों इक्वेशंस को h और k के लिए सोल्व कर लेते हैं और उसकी वैल्यू फाइंड कर ली जाती है। बट अपन ये नहीं करेंगे, अपन ऑब्जेक्टिव पैटर्न है तो मैं ऑप्शन से ही डायरेक्टली इसको वेरीफाई कर लूँगा। फिलहाल जो है मेन बात ये है कि एक तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए तो सेंट्रोइड डायरेक्ट निकाल देंगे, और अगर राइट एंगल ट्राइंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा, तो अपन उसका जहाँ 90 बन रहा होगा वही उसका ऑर्थो सेंटर होगा। ये नोट कर लेना, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं एक बार। देखो एक बार एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसी, फाइंड इन सेंटर ऑफ, इन सेंटर को हिंदी में बोलते हैं अंतः केंद्र, क्या बोलते हैं अंतः केंद्र, इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय पॉइंट्स दे रहे हैं हमें, पॉइंट्स मेरे पास 0,0, 2,0 और 1,√3। ये वो अपने पास पॉइंट्स हैं। इनसे जो बनने वाला त्रिभुज है, ट्राइंगल जो फॉर्म होगा, उसका अपने को जो है इन सेंटर फाइंड करना है। देखो एक बार, इन सेंटर फाइंड करने के लिए सीधी सी कहानी है कि अगर मैं इन सेंटर फाइंड करना चाहता हूँ तो इन सेंटर क्या होता है पहले वो समझ लो। ABC, इसमें भी इन सेंटर होता है, दो तरह के एंगल्स होते हैं ट्राइंगल में, इसको बोलते हैं इंटरनल एंगल और इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। इस एक्सटीरियर एंगल से हमें कोई मतलब नहीं, अभी बात किसकी कर रहे हैं अपन, इंटरनल एंगल की। ऐसे यहाँ पे एक इंटरनल एंगल होगा, यहाँ पे भी एक इंटरनल एंगल होगा, इसका बाइसेक्टर आधा आधा करने वाला, ऐसे इसका बाइसेक्टर, एंगल का बाइसेक्टर आधा आधा करने वाला, ऐसे इसका बाइसेक्टर इसको आधा आधा करने वाला। ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट का नाम होता है आई, इन सेंटर। इसके कोऑर्डिनेट्स अपने से पूछे जाते हैं, या ध्यान रखोगे। देखो अब मुझे यहाँ से इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ये 90 बनाता है या इसको आधा आधा करता है, मुझे केवल मतलब है कि ये जो लाइन आ रही है ये लाइन इसको आधा आधा करना चाहिए। अगर ये इसको आधा आधा करती है तो इन तीनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही इन सेंटर कहलाएगा। देखो आगे, इसको फाइंड करने के तरीका होता है इन सेंटर में सबके लिए। तो देखो सेम बात तो वो रहेगी
कि अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल हो गया तो अपना मैटर ही खत्म हो जाएगा, अपन डायरेक्टली जी फाइंड कर लेंगे। बट इफ ट्राइंगल इज नॉट इक्विलेटरल तो उस केस में देखो क्या होता है, इस ए के ऑपोजिट साइड का नाम होता है ए, फिक्स नोटेशन से है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, बी के सामने वाला बी और सी के सामने वाली साइड होगी सी। x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट्स है सपोज करो, x2 y2 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं और x3 y3 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो यहाँ से i के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ i वो इस तरह से लिखे जाते हैं, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, abc अपन यहाँ से निकाल सकते हैं लेंथ फाइंड करके, यहाँ से लेंथ निकाल लूंगा मैं तो abc आ जाएगी अपने पास, लेंथ इनकी लेंथ आ जाएगी, यहाँ पुट कर देते हैं। ये तब करना है जब ट्राइंगल इक्विलेटरल नहीं है। इफ ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, देखो एक बार क्या क्या दे रखा है अपने को, ये 0,0, दिस इज 2,0 और दिस इज 1,√3। ध्यान से देखना, ये 0 0 ये 2 0 तो ये 2 हो गई इसकी लेंथ, सिमिलरली इसकी लेंथ भी 2 हो गई, x2 माइनस x1 का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर इज 3, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट लोगे तो ये 1 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, तो ये बाहर आ जाएगा अपना 2। यहाँ से देखोगे तो ये हो गया अपना 1 प्लस 3 इज अगेन 2, 2 2 2, ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, तो मैं g निकाल लूँ चाहे i निकाल लूँ दोनों सेम होंगे, तो मैं क्या कर लूँ x1 प्लस x2 0 प्लस 2 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, 0 प्लस √3/3। देखो यहाँ से ये आ जाएगा अपना आंसर, ये 3/3 इज 1, ये i के कोऑर्डिनेट्स 1 कोमा ये √3/3 इज 1/√3, 1,1/√3 विल बी द आंसर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, इसमें सरकम सेंटर की थोड़ी सी बात बची हुई है वो मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो पॉज करके यहाँ तक। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं, जो गाँव से आ चुके हैं फाइनली जयपुर या कहीं भी सिटी में प्रिपरेशन के लिए, वो लोग पूरे वीडियोस पहले वाले भी देखें और अच्छे से अब जो है एक फ्लो में या रिदम में जो है तैयारी स्टार्ट करो, ताकि अपन लोग साथ में करें। मैंने ये कहा है कि इसको आगे से आगे बढ़ाओ चैनल को, ताकि मुझे उससे मोटिवेशन मिले और मैं इसमें ज़्यादा एनर्जी और लगा सकूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।